चैप्टर 7 आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 हमारा है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, थोड़ी सी डिस्कशन को पीछे लिंक अप करते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और ये चैप्टर कैसे आया है और ओवरहेड्स को हम क्यों पढ़ने लगे हैं। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कॉस्ट बाय नेचर होती है, बाय नेचर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन होती है। और बाय नेचर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट थी और इनडायरेक्ट कॉस्ट थी। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट थी वो तो उसमें तो इशू नहीं था, वो तो ट्रेसेबल होती है, वो तो आइडेंटिफाएबल होती है टू द वन कॉस्ट यूनिट या वन कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। वो तो हमें पता होती है, ट्रेस आउट हो सकती है। तो वहां पे आ रहा था डायरेक्ट मटेरियल, फिर आ रहा था डायरेक्ट लेबर एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने ये कहा था कि जो कि नॉन ट्रेसेबल है, नॉन आइडेंटिफाएबल है टू अ पर्टिकुलर यूनिट। एक यूनिट के अंदर हम नहीं देख सकते कि वो कितनी कॉस्ट लग रही है, मतलब उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अब हम उसको चार्ज नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको अपनी कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हम कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर तो हमारी कंपनी लॉस में जा रही होगी, क्योंकि उस कॉस्ट को हमने रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे शुरू के अंदर के, एक शर्ट हम बनाते हैं। अब शर्ट के लिए जो क्लॉथ था वो डायरेक्ट मटेरियल था, क्लॉथ डायरेक्ट मटेरियल था। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल था उसको उसकी कॉस्ट तो हमने रिकॉर्ड कर ली। क्लॉथ के, क्लॉथ हमें मतलब कपड़ा हमें कितने मीटर कितने डॉलर का मिला उसको हमने रिकॉर्ड किया। लेकिन उस कपड़े के लिए जो हमने थ्रेड यूज की, यानी कि जो हमने धागा यूज किया, उसको भी तो हमने पैसे दे के लाया, उसके लिए भी तो हमारी कॉस्ट लगी है। तो क्या हम उस कॉस्ट का रिकॉर्ड नहीं करेंगे? डेफिनेटली हम करेंगे, क्योंकि बिजनेस में आप 0.5 रुपीज या $0.5 को भी रिकॉर्ड करते हो। बिजनेस में हर चीज ऑन रिकॉर्ड होती है ताकि आपको पता चल सके कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सारी चीजें। तो बेसिकली अब जो वो ओवरहेड्स हम पीछे छोड़ के आए थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको हम ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे थे एक यूनिट के अंदर, उनको अब हम यूनिट के अंदर लेके जाने का मेथड पढ़ेंगे। उनको यूनिट के अंदर चार्ज करने का मेथड पढ़ेंगे कि एक यूनिट के अंदर वो कितने डॉलर की लग रही है। जैसे अब शर्ट के अंदर मुझे ये नहीं पता कि वो थ्रेड कितने डॉलर की लगी है। उसकी रीजन ये है कि वो थ्रेड मैंने ली थी, मतलब एक थ्रेड अगर मैंने लिया $5 की, तो उस एक थ्रेड का सारा धागा नहीं यूज हुआ होगा, उसका कुछ धागा यूज हुआ है। तो वो कुछ धागा किस रेट से मेरे शर्ट के अंदर कंज्यूम हो रहा है वो हमने रेट कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम ओवरहेड का चैप्टर पढ़ेंगे और ओवरहेड को पर यूनिट के अंदर लेके जाएंगे। और ओवरहेड को पर यूनिट के अंदर लेके जाने के लिए जो हम मेथड पढ़ेंगे वो होगा OAR। OAR होता है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्ब का मतलब होता है उस यूनिट के अंदर लेके जाने वाला रेट, मतलब उस यूनिट के अंदर चार्ज करने वाला रेट कौन सा है, वो कितने डॉलर से होगा। फिर हम डिफरेंस देखेंगे, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको अपॉर्शन और एलोकेशन का प्रोसेस जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कैसे किया जाता है। फिर हमने रीअपॉर्शनमेंट भी करनी होती है। रीअपॉर्शनमेंट क्या है, उसको कैसे कॉस्ट सेंटर से जो सर्विस कॉस्ट सेंटर होते हैं उनसे प्रोडक्शन में लेके जाना है। वो सारा कुछ अप्लाई करने के बाद फिर हम अप्रोप्रिएट अब्सॉर्प्शन रेट यूज करेंगे। फिर हम उनके लिए जर्नल लेजर एंट्रीज कैलकुलेट करेंगे, एंट्रीज बनाएंगे, उनके अकाउंट्स बनाएंगे और ओवरऑल देखेंगे कि हमारी जो यूनिट के अंदर, क्योंकि ये जो OAR होता है, OAR जो होता है ये एस्टीमेट बेस्ड रेट होता है। एस्टीमेट यानी कि मैं उस नलकी के धागे को या वो जो धागा मैंने कपड़ों में यूज किया उसके लिए एक मतलब एस्टीमेट फॉर कॉस्ट करूंगी, अंदाजा लगाऊंगी कि इतने पैसों का वो लगा होगा। तो मैंने एट एंड जब मैं शर्ट बना चुकी होंगी तो मुझे वो देखना है कि वो मेरा अंदाजा मेरा एक्चुअल से ज्यादा लगा था या कम लगा था, ओवर अब्जॉर्प्शन थी या अंडर अब्जॉर्प्शन थी। तो वो चीजें हमने दोनों कैलकुलेट करनी है, ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन। और ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन को हमने आगे चल के प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर किस तरह रिकॉर्ड करना होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर
बेसिकली जो हमारा मेन टारगेट है, जो मेन टारगेट हमारा है, वो है बेसिकली इन डायरेक्ट कॉस्ट। इन डायरेक्ट कॉस्ट हमारा मेन टारगेट है। उसको पर यूनिट कैसे ट्रेस करना है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो पर यूनिट के अंदर ट्रेस नहीं हो सकती। अब हम उसको ट्रेस करने के लिए मेथड पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एलोकेट करेंगे, जिसके अंदर हम अब वो अपॉर्शन करेंगे, रीअपॉर्शन करेंगे और उसको ऑब्जॉर्ब कराएंगे यूनिट्स के अंदर, और फिर देखेंगे कि ज्यादा ऑब्जॉर्ब कराया हमने यूनिट में या कम ऑब्जॉर्ब कराया। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे अगेन वही डिस्कशन है जो ऑलरेडी मैंने की है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की थोड़ी सी रिकैप दी गई है, आपको ओवरव्यू अगेन दिया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई होते हैं, जो कि स्पेसिफिक या मतलब विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के साथ आइडेंटिफाइबल होते हैं, मेंटेनिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमें दी गई है कि मेंटेनिंग स्विंग मशीन्स दैट आर यूज्ड टू मेक शर्ट्स। ये स्पेसिफिक कर दिया गया है, ये स्पेसिफिक कर दिया गया है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो मशीन्स मेंटेन की गई हैं वो उनसे शर्ट्स प्रोड्यूस की जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो उनका हमें पता है कि वो मशीन्स कितने डॉलर की खरीदी गई हैं, क्योंकि क्योंकि आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस, तो मैंने बताया था जो कि स्पेशल टूल्स होते हैं, जो स्पेशल टूल्स फॉर स्पेशल जॉब्स होते हैं, वो सारे डायरेक्ट के अंदर आते हैं। स्पेशल टूल्स फॉर स्पेशल जॉब्स, कोई स्पेशल मशीन आपने स्पेशल काम करने के लिए खरीदी है तो उस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वो आपने कितने की खरीदी है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, उन्हीं मशीन को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंस आपने किया है वो भी डायरेक्टली है, तो उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में लेके जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस इज बेसिकली पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हमें ये पता है कि प्राइम कॉस्ट का जो प्राइम कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो यही था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर, और मोस्ट डिस्कशन जो हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड है वो बेसिकली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिस्कशन अगर हम लोग करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हमने ये पढ़ा था, कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, जो कि किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के ऊपर चार्ज नहीं किए जा सकते, कैलकुलेट मतलब हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। इनडायरेक्टली अंदाजा जरूर लगा के बोल सकते हैं, बट हम डायरेक्टली उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रेंटिंग, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, रेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट जरूर करते हैं, मतलब वो उसका शेयर जरूर निकालते हैं, लेकिन यूनिट के ऊपर हम नहीं चार्ज कर सकते। आप लेट सपोज आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, एक इंस्टीट्यूट के अंदर चाहे एक स्टूडेंट है चाहे 10 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर आपको रेंट पे करना है, बट आप उसको ये नहीं देख सकते कि एक स्टूडेंट के ऊपर वो कितना चार्ज हो रहा है। जैसे रेंटिंग दैट द फैक्ट्री वेयर शर्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इज क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रिलेट सच कॉस्ट टू द शर्ट्स ओनली। मतलब उन शर्ट से रिलेट करके हम रेंट को नहीं देख सकते कि उन शर्ट्स के अगेंस्ट वो रेंट कितना पड़ रहा है। इफ अदर क्लॉथ सच एज ड्रेसेस एंड सूट्स आर आल्सो मेड इन द सेम फैक्ट्री, मतलब उसी शर्ट्स के अंदर सारे के सारे और कपड़े भी हो रहे हैं, तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि ये सिर्फ उन शर्ट्स पे रेंट जा रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नाउन एज ओवरहेड्स, और बेसिकली यही मेन हमारा टॉपिक है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यूनिट्स के अंदर किस तरह लेके जाना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप देख लें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप यूनिट के अंदर ट्रेस आउट नहीं करते, रेंट को आप ट्रेस आउट नहीं करते, आप डेप्रिसिएशन को पर यूनिट के अंदर ट्रेस आउट नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हैं, उनको हम यूनिट, जाहिर है क्योंकि वो कॉस्ट हमने अपनी जेब से पे की हुई होती है, अपनी पॉकेट से पे की हुई होती है, तो हम लिखेंगे क्यों नहीं? नुकसान अगर नहीं लिखेंगे तो नुकसान होगा, हमारा प्रॉफिट ओवर शो हो रहा होगा, जबकि हमने कॉस्ट उतना प्रॉफिट हमें हो नहीं रहा होगा। उसकी रीजन ये है कि हमारी कॉस्ट इंकर हुई हुई है। अच्छा, अब जब हमने ओवरहेड की बात करनी है तो हमें ये चीज देखनी है कि हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से थे और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से थे। अब प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन से ओवरहेड्स हैं?
Already seen production overhead are total indirect production cost. जाहिर है ओवरहेड की बात हो रही है, प्रोडक्शन ओवरहेड की। तो प्रोडक्शन ओवर के अंदर क्या, और प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये पढ़ा था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फिक्स्ड, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। फिक्स वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है फिक्स, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे हीटिंग है, लाइटनिंग है, हीटिंग और लाइटनिंग वगैरह चाहिए होती है, रेंट है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट के अंदर जो शामिल होती हैं। हीटिंग और लाइटनिंग, अब फैक्ट्री के अंदर जो हीटिंग या लाइटनिंग होती है उसके अंदर चाहे आप 1 यूनिट बनाओ चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ, वो हीटिंग और लाइटनिंग जो होती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। बट क्योंकि हीटिंग और लाइटनिंग के और रेंट के एक्सपेंस को हम पर यूनिट के अंदर ट्रेस नहीं करते, तो ये इन डायरेक्ट के अंदर ट्रीट होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ट्रीट होगा, बट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आल्सो इंक्लूड्स अ शेयर ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। जब टोटल कॉस्ट बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है तो हमने कहा था कि प्रोडक्शन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सारा टोटल में तो प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी उसमें एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का शेयर जाएगा, मतलब उसमें कुछ प्रोपोर्शन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का भी जाता है। दिस इज बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिकवर देयर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड and they this by they do this by absorbing a fixed amount into each product that they make and sell। जाहिर है एक एक यूनिट जो उनका पर यूनिट है उसके अंदर वो अब्सॉर्ब कराते हैं OAR के थ्रू, और उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि कंपनी ने वो कॉस्ट पे की भी होती है। वन वे ऑफ रिकवरिंग फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज ऑन कॉस्ट पर यूनिट बेसिस। कॉस्ट पर यूनिट बेसिस, एक कॉस्ट की बेसिस के ऊपर हम उसको करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आर एस लिमिटेड, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, आर एस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी वो बना रहे हैं विच हैज फॉलोइंग कॉस्ट कार्ड। ये कॉस्ट कार्ड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सारा का सारा कॉस्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है कि क्या क्या कॉस्ट लगी है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो बनती है कंपनी की प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब दी हुई है 2 hours 5 पर आवर, 2 घंटे काम करने को लग रहे हैं उस पी प्रोडक्ट को बनने के लिए, और 2 घंटे के ऊपर डॉलर, हम क्योंकि कॉस्ट का रिकॉर्ड करते हैं इसलिए हमें डॉलर में चाहिए। तो 2 घंटे के ऊपर अगर 1 घंटे का हम उस बंदे को, जो बंदा हमें काम करके दे रहा है, अगर $5 दे रहे हैं 1 घंटे का, तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटे का उसका हो जाएगा $10। इसी तरह मटेरियल जो कि 1 किलो हमने यूज किया है, 1 किलो को हम कितने में लेके आए? $5 में, तो 5 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 है ओनली, तो हमने वो ऐड कर लिए। ये हमारे पास 6 क्या आ गई? प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, ये हम सॉरी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पी की दी हुई है पर आवर और पर केजी। आगे वो कह रहा है कि आर एस लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल 1000 यूनिट्स इन अ मंथ। एक एक महीने के अंदर कंपनी ने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 1000। उसके बाद वो कह रहा है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस आर एस लिमिटेड एस्टिमेट, जो पास्ट एक्सपीरियंस है आर एस लिमिटेड ने एस्टिमेट किया है, मंथली ओवरहेड विल बी फॉलोज। 3000 हीटिंग, 2000 पावर, 500 मेंटेनेंस, तो टोटल कितनी हो गई? 500, टोटल 5500 हो गई। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? टोटल ये हो गई। हमें पूछा क्या जा रहा है कि ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट
पी। ओवरहेड कॉस्ट कितनी जाएगी, 1 यूनिट के ऊपर, 1 यूनिट के ऊपर। और कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी क्या होगी। तो ओवरहेड कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट की पूछ रहा है ना, सिर्फ पी की पूछ रहा है। तो ओनली फॉर पी, इसका मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट निकालनी है। और कौन सी कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्शन ओवरहेड की। कौन सी कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्शन ओवरहेड की। ओवरहेड है ना। तो ओवरहेड हमारे पास कौन कौन से, हीटिंग, लाइटिंग और पावर, इनकी टोटल बन रही है 55,000। ये सॉरी 5500। ये 5500 कॉस्ट है 1000 यूनिट्स की। उसने हमें क्वेश्चन में यूनिट्स कितने दिए में, 1000। क्वेश्चन में यूनिट्स कितने गिवन है, यहाँ पे 1000। अब ये जो कॉस्ट गिवन है आपको, वो 1000 यूनिट्स के हिसाब से गिवन है। जबकि उसने सवाल में हमसे क्या पूछा है कि पर यूनिट बताओ, एक खाली प्रोडक्ट की, ईच यूनिट की उसने कहा है ना कि कितनी बनेगी। तो अगर आपको फॉर्मूला आता हो कॉस्ट पर यूनिट, तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बट उसने यहाँ पे हमें कॉस्ट पर यूनिट किसकी पूछी है, ओवरहेड की। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो हम ओवरहेड की टोटल कॉस्ट ले लेंगे, दैट इज 5500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 1000। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 5500 डिवाइडेड बाय 1000। ये आ जाएगी हमारी $5.5 प्रोडक्शन ओवर हेड। प्रोडक्शन मतलब ओवरहेड, सॉरी, ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद वो कह रहा है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम पढ़ते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहाँ पे प्राइम हमारे पास कितनी थी, ऊपर कैलकुलेट हुई भी है, 16 प्लस 5.5। 16 16 प्लस 5.5, ये बनेगी 21.5। 21.5 ये हमारे पास। ट्वेंटी 1.5 की ये कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास आंसर टोटल में। आगे वो कह रहा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। अंडरस्टैंडिंग 1 के अंदर उसने सेम इसी तरह से डाटा दिया हुआ है, 1000 यूनिट्स ऊपर दिए हुए हैं और 7800 की कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे हमें बोला गया है अगेन कैलकुलेट द न्यू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी। नई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी क्या होगी। लेकिन अब उसने यूनिट्स का थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। वो क्या कह रहा है, आर एस लिमिटेड प्लान एंड मेक 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट क्यू in a month as well as producing 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी। मतलब इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों के लिए ये कॉस्ट गिवन है, पी और क्यू दोनों के लिए ये टोटल कॉस्ट गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, 7800 डिवाइडेड बाय 2000। 2000 क्यों, 1000 इन क्यू, 1000 इन पी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, ईच यूनिट की ओवरहेड कॉस्ट, तो वो बन जाएगी 7800 डिवाइडेड बाय 2000, ये बन जाएगी 3.90। उसके बाद कैलकुलेट द न्यू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। न्यू कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, पुरानी जो ऊपर इलिस्ट्रेशन थी उसी को ही लेके आगे चल रहे हैं। तो प्राइम थी 16 प्लस न्यू प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट बन रही है 3.9। तो 16 प्लस 3.9 इज इक्वल टू 19.9। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, आगे हमें बता रहा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली यूनिट के अंदर कॉस्ट को, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनको अब्जॉर्ब कराने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट आर रिकवर्ड बाय अब्जॉर्बिंग, जाहिर अब्जॉर्बिंग करनी पड़ेगी ना, ओवरहेड जो होते हैं उनको यूनिट के अंदर लेके जाना। मतलब
थ्रेड, एक थ्रेड थी जो जिससे शर्ट बनाई गई, उस शर्ट की कॉस्ट के अंदर, उस शर्ट की कॉस्ट के अंदर इस थ्रेड जो कि आधा धागा यूज हुआ, उस आधे धागे को इस कॉस्ट के अंदर लेके जाने के मेथड को अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। द मेन एम ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज टू रिकवर ओवरहेड। ज़ाहिर है ओवरहेड कॉस्ट हमने लगाई है तो उनको हमें उसके बदले हमें पैसे चाहिए। तो ओवरहेड का मेन पर्पस होता है कि हम रिकवर कर सकें ओवरहेड इन अ वे दैट फेयरली रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ टाइम एफर्ट। हर चीज जितनी टाइम लग रही है, जितना एफर्ट लग रहा है, सब कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज में हमने काउंट करना है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये वाली स्टेजेस आती हैं। एलोकेशन स्टेप 1, रीअपॉर्शनमेंट, सॉरी एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट पहले आएगा। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट का मतलब ये होता है, बल्कि हम पढ़ेंगे भी, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट का मतलब ये होता है, एलोकेशन इस चीज को कहते हैं कि जो कॉस्ट एज इट इज जिस बजट के अंदर जो भी जिस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड दी हुई होती है उसको एज इट इज जितनी वो बनती है उस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड उसमें लिख देना एलोकेशन होता है। मतलब बजट के अंदर जो जो कॉस्ट जिसकी दी हुई है, नॉर्मली इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की दी हुई होती है, एक्सपेंस का हमें नहीं पता होता। एलोकेशन किसको कहते हैं, जो कॉस्ट जिस कॉस्ट सेंटर के लिए डायरेक्टली दी हुई होती है जिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको हम एज इट इज उस डिपार्टमेंट के अंदर लिख देते हैं। अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शन का क्या मतलब होता है, पोर्शन निकालना। पोर्शन निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 10,000 रेंट आ रहा है, 10,000 रेंट आ रहा है और उस बिल्डिंग के अंदर 4 रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं। अब ये चारों रूम्स में से किसी का साइज बड़ा होगा, किसी का साइज छोटा होगा, मतलब कोई कमरा बहुत बड़ा होगा, कोई कमरा छोटा होता है। अगर कोई कमरा बहुत बड़ा है तो उसका रेंट भी ज्यादा होना चाहिए, कोई कमरा छोटा है तो उसका रेंट भी कम होना चाहिए। तो उस 10,000 को हम इस 4 रूम्स के ऊपर किस तरह से डिवाइड करेंगे, एज पर देयर साइज, मतलब कितने कितने वो लंबे छोटे या बड़े कमरे हैं उनके साइज के मुताबिक रेंट को डिवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। एज एन अकाउंटेंट या एज एन एसीसीए स्टूडेंट, अगर या एज अ मैनेजर जब कंपनी के अंदर आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, लेट सपोज आपसे ये कहा जाता है कि आपने रेंट रिकॉर्ड किया है। रेंट कितना रिकॉर्ड किया है, 400,000, 4 लाख रुपए आपने बिल्डिंग का रेंट रिकॉर्ड किया है। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो जाहिर है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इस 4 लाख के अंदर ये बताओ कि कॉस्ट सेंटर ए, कॉस्ट सेंटर बी, कॉस्ट सेंटर सी और कॉस्ट सेंटर डी, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स हैं, उनके अंदर कितना कितना ये रेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम ऐसा ब्लाइंडली कभी भी नहीं करते, हम एसीसीए के स्टूडेंट हैं, हम इस तरह से नहीं ये चीज करते कि हम डिवाइडेड बाय 4 कर लें क्योंकि 4 डिपार्टमेंट हैं। नो, कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होगा, कोई डिपार्टमेंट बहुत छोटा होगा, तो बड़ा या छोटा डिपार्टमेंट जो है उसके हिसाब से ही रेंट की अपॉर्शनमेंट करनी है। फिर रीअपॉर्शनमेंट करनी है। रीअपॉर्शनमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी कि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को यूनिट के अंदर लेके जा रहे हैं, यूनिट में अब्जॉर्ब करा रहे हैं। यानी कि पहले यूनिट के अंदर हमें वो नहीं पता था कि उसका रेट कितना लग रहा है, तो हम अंदाजे से 1 यूनिट का रेट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यूनिट के अंदर लेके जा रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन में होना चाहिए, यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को हमने क्लोज करना है और इनमें जितना हमारा खर्चा लग रहा है इसको क्लोज करके हमने प्रोडक्शन में शिफ्ट कर देना है। सर्विस से कॉस्ट सेंटर को क्लोज करके प्रोडक्शन में हमने शिफ्ट कर देना है। और फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, और ओवरहेड की अब्जॉर्प्शन करानी है, यानी कि जो रेट आएगा, लेट सपोज $1 मेरा थ्रेड का रेट आ रहा है एक शर्ट के अगेंस्ट, तो जितनी शर्ट बनाई उनसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो उस यूनिट के अंदर चला जाएगा, दैट इज अब्जॉर्प्शन। तो हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड फर्स्ट स्टेज है और इस प्रोसेस के अंदर एलोकेशन और अपॉर्चमेंट इन्वॉल्व होती है। एलोकेशन के लिए एग्जामिनर ने हमें क्या बताया, एलोकेशन इन्वॉल्व चार्जिंग ओवरहेड डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, मतलब पहले से ही जो प्रोडक्शन और सर्विस के ओवरहेड्स दिए हुए होते हैं एज इट इज उनको हम चार्ज करते हैं, दैट इज नाउन एज
allocation overhead. If overhead relate to more than one specific department, अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से वो कॉस्ट रिलेट करती है, जिसको हम कहते हैं शेयर्ड कॉस्ट। जैसे बिल्डिंग का जो रेंट होता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो शेयर्ड होता है, वो सारे डिपार्टमेंट का एक ही बार आता है, वो सारे डिपार्टमेंट का रेंट हमें एक ही बार पे करना पड़ता है पूरी बिल्डिंग के अंदर, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है। तो हमें उनको सेपरेट सेपरेट करना है कि किसका कितना पोर्शन बनता है, किसका कितना हिस्सा बनता है। उसके लिए ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें बेसिस आनी चाहिए, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट। मतलब क्या बेसिस यूज होंगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट कुछ बेसिस हमें बताई हुई होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेस क्या है, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया बेस किसके लिए है, रेंट और रेट्स के लिए। जाहिर है अगर हमने जिस बिल्डिंग को लिया हुआ है उसमें 10 कमरे हैं, तो 10 कमरे का रेंट 20 लाख रुपए है। तो 20 लाख रुपए को हमने किस तरह से 10 कमरों में डिवाइड करना है, जिस कमरे का साइज ज्यादा बड़ा होगा उसको रेंट ज्यादा जा रहा होगा, तो वो हमने देखना है। फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट भी हमने देखनी है। नेट बुक वैल्यू वो होती है जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचती है, कि अभी हमारे पास आज की वैल्यू में कितनी एसेट की वर्थ बची है। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी कितनी है, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस भी हमारे पास। अगर हमने डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस को देखना है, ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर हमारे पास ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसको भी हमने रिकॉर्ड करना है, तो इसको हम चार्ज बेस क्या लेंगे, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी थी उस के अगेंस्ट हम उसको चार्ज करेंगे। फिर अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए कैंटीन कॉस्ट यूज होगी, मतलब सॉरी, फॉर कैंटीन कॉस्ट हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बेस यूज करेंगे। कि कैंटीन कैंटीन क्योंकि सर्विस है, सर्विस डिपार्टमेंट को हमने क्लोज करना है, तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्लोज करने के लिए हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखने हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पे ये तो हम लोग यहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन करेंगे। इलिस्ट्रेशन हमारे पास है 2। इस इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या कहा गया है, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट हमने करनी है। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया गया है, रेंट दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, मशीन डेप्रिसिएशन दी गई है, इनडायरेक्ट लेबर दिया गया है और डायरेक्ट लेबर दिया गया है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो डायरेक्ट लेबर है उसको तो हम पहले ही निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही देखना है, डायरेक्ट को तो हमने लेना ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को बेसिकली एलोकेट करना होता है। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि वो डायरेक्टली हमें गिवन है कि कितना लग रहा है। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर पहले ही बताया गया है कि कितना कितना, मतलब टोटल उसकी ये जो कॉस्ट है वो दी गई है। अलबत्ता जो शेयर्ड कॉस्ट है, शेयर्ड कॉस्ट क्या है, रेंट शेयर्ड कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल शेयर्ड कॉस्ट है, मशीन की डेप्रिसिएशन शेयर्ड कॉस्ट है। इनको हमने डिवाइड करना है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन क्यों अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हमें यूं इसलिए अवेलेबल है कि ये इंफॉर्मेशन है बेसिस, इसको हमने एज पर बेसिस यूज करना है। तो अगर हम लोग इसको एक्सेल में ले चलते हैं, एलोकेशन आज कर लेते हैं, अपॉर्चुनमेंट हम कल करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो कर लेते हैं।
यहाँ पे कुछ मैं क्रक्स बताऊंगी, कुछ मैं फॉर्मूलाज बताऊंगी, वो साथ साथ नोट करने हैं ताकि वो फॉर्मूलाज काम आएंगे। हम अभी चलते हैं एक्सेल के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो हम इसको एक्सेल पे कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एलोकेशन करनी है, एलोकेशन करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कंपनी है और कंपनी के लिए 4 डिपार्टमेंट हमें दिए गए हैं, यानी कि जो कॉस्ट सेंटर्स दिए गए हैं वो 4 तरह के डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर हमारी कॉस्ट लग रही है। 4 तरह के डिपार्टमेंट, हमें उन डिपार्टमेंट को लेना है। 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हैं और 2 सर्विस कॉस्ट सेंटर हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स लिखना है, कॉस्ट सेंटर्स लिखना है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन वाले आ जाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे हमें सर्विस कॉस्ट सेंटर्स लिखने हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स लिखने हैं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर आगे हमारे 2 आ जाएंगे। 2 कौन कौन से हैं, एक असेंबली है और एक हमारे पास फिनिशिंग है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस है और यहाँ पे हमारे पास कैंटीन है। ये 4 हमारे पास डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इधर लिख लेना है एलोकेशन, हमने एलोकेशन करनी है। एलोकेशन करने के लिए मैंने बताया था कि जो कॉस्ट एज इट इज बजट में हर डिपार्टमेंट में डिवाइड करके डॉलर में दी हुई होगी उसको हम लिख लेंगे और शेयर्ड कॉस्ट को हम अपॉर्शन करेंगे। तो अगर हम लोग देखें बजट के अंदर कौन सी कॉस्ट हमें गिवन है, इनडायरेक्ट मटेरियल हर डिपार्टमेंट का हमें कैलकुलेट करके डॉलर के अंदर दिया गया है। उसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर बजट भी हमें दिया गया है। बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है ओवरहेड्स का, वो चैप्टर है ओवरहेड्स का। और ओवरहेड्स हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनको हमने ट्रीट करना है। तो एलोकेशन हम कर लेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल की और इनडायरेक्ट लेबर की। मटेरियल अगर हम लोग देखें तो असेंबली के नीचे, यहाँ से हमने नीचे देखना है, ये असेंबली के सामने 7000 लिखा हुआ है, ये 7000 आ गया, ऑलरेडी डॉलर के अंदर कैलकुलेटेड है। फिनिशिंग का 8000 है, यहाँ पे 3000 है और यहाँ पे 2000 है। आगे हम लोग अगर देखें लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो लेबर कॉस्ट हमारे पास आ रही है 1600, फिर 220, फिर हमारे पास आ रहा है 11,200, देन 1500। अब ये जब कॉस्ट आ जाएगी तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स, टोटल एलोकेटेड ओवर, यानी कि जो एलोकेट हो चुके हैं। इसके अलावा तो कोई भी कॉस्ट यहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट की डॉलर में नहीं दी गई। और इसके अलावा बचती कौन सी है, इसके अलावा बचती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट जो होती है वो शेयर्ड कॉस्ट में दी हुई होती है, शेयर्ड कॉस्ट में, यानी कि वो जमा करके दी हुई होती है, उसको हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑन देयर बेसिस चार्ज करना है। यहाँ पे आ गया 7000 प्लस 1600, ये आ जाएगा आपका 8600 प्लस 8000 प्लस 8000 प्लस 2220, ये आ जाएगा 1220। फिर हमारे पास आ जाएगा 3000 प्लस 3000 प्लस 11200, ये आ जाएगा 14200, और देन 2000 प्लस 1500, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3500। अब इसी स्टेप से आगे हमने, ये हमारा स्टेप 1 था, हमने एलोकेट कर दिया। इसी स्टेप से नीचे हम जाएंगे तो हमारा अपॉर्शनमेंट का स्टेप आएगा, अपॉर्शनमेंट। अभी मैं अपॉर्शनमेंट नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैं अपॉर्शनमेंट नहीं कर रही, अभी मैं जस्ट सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, मेथड। अपॉर्शनमेंट का मतलब है पोर्शन देखना, पोर्शन बताना। जैसे अगर हमारे पास रेंट है, रेंट हमारे पास कितना है 40,000 का, तो उस 40,000 में से असेंबली का कितना है रेंट, फिनिशिंग का कितना है, मेंटेनेंस का कितना है, कैंटीन का कितना है, इनको हमने डिवाइड करके लिखना है। क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो रेंट है 15,000, क्वेश्चन के अंदर रेंट हमारा
15,000 है। तो हमने 15,000 में से असेंबली का कितना गया, फिनिशिंग का कितना बनता है, मेंटेनेंस का कितना बनता है और कैंटीन का कितना बनता है, इस चीज को हमने आइडेंटिफाई करना है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रेंट के लिए जो बेसिस दी होती है वो एरिया बेसिस होती है, ठीक है, एरिया बेसिस। तो हमने बेसिकली यहाँ पे वो चीज करनी है। उसके लिए आप अपॉर्चुनमेंट के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट करो, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, आ, डिपार्ट डिपार्टमेंटल बेसिस, डिपार्टमेंटल बेसिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिपार्टमेंटल बेसिस, एक डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल डिपार्टमेंट की बेस मल्टीप्लाई बाय शेयर्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट शेयर्ड कॉस्ट जो कंसिडरेशन में है जिसको आप शेयर करना चाह रहे हो। लेट सपोज, मतलब एग्जांपल ये है कि अगर हम रेंट को करना चाह रहे हैं तो रेंट के लिए डिपार्टमेंट की बेस, अगर हम असेंबली में देखना चाह रहे हैं असेंबली में रेंट कितना गया, तो डिपार्टमेंट की बेस है 1000, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1000 डिवाइडेड बाय टोटल डिपार्टमेंट की बेस कितनी है 1000, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 1000 प्लस 2000 3000 और 3000 और 1000 4000, 1000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, इस 15,000 में से हमें पता चल जाएगा कि असेंबली में रेंट कितना जा रहा है। अप टू सो ऑन, ऐसे ही हम करते जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। जो ओवरहेड हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर हमने ये चीज कही थी कि हम लोग एलोकेशन और अपॉर्चुनमेंट सीख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम पर यूनिट ट्रेस आउट करने का मेथड पढ़ रहे हैं, पर यूनिट ट्रेस आउट करने का मेथड सीख रहे हैं कि पर यूनिट के अंदर वो नॉन ट्रेसेबल थी, अब उसको हम यूनिट के अंदर लेके जाएंगे। उस यूनिट के अंदर लेके जाने के लिए हमें पहले नीड है सारे के सारे जो हमारे ओवरहेड्स हैं उनको एलोकेट करने की, एलोकेट करने के बाद अपॉर्शन करने की, उसके बाद हम री अपॉर्शन करेंगे, यानी कि ये सारा कुछ करके हमने एटम अपॉर्शन करने के बाद री अपॉर्शन करेंगे। देन हमें एक बजटेड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आएगा, यानी कि OAR आएगा, बजटेड। तो बेसिकली हम उसके लिए ये सारा प्रोसेस सीख रहे हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि पर यूनिट के अंदर नॉन ट्रेसेबल थी उसको ट्रेस कैसे किया जा सकता है। तो आज हम लोग एलोकेशन और अपॉर्चुनमेंट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट ये दी गई है कि कंप्लीट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओवरहेड एनालिसिस शीट बिलो, शीट शोन बिलो। ये शीट एक है, हमें ये शीट कैलकुलेट करके बतानी है और एक हमें ये शीट कैलकुलेट करके बतानी है, यानी कि ये दो शीट्स हमें कंप्लीट करनी है एज पर एलोकेशन और अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, हर डिपार्टमेंट में हमें बताना है कितनी कितनी कॉस्ट जा रही है। तो हम अपना टाइम जाया किए बगैर यहाँ पे हम बनाएंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने एलोकेशन और अपॉर्चुनिटी यानी कि पिछले पार्ट के अंदर तो हमने कर ली थी, बट इधर हम लोग दोबारा से एलोकेशन और अपॉर्चुनिटी करेंगे। रीजन इसकी ये है कि हमने एलोकेशन और अपॉर्चुनिटी को री अपॉर्चुनिटी के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने कॉस्ट सेंटर्स बना लेते हैं। कॉस्ट सेंटर्स हमारे बनेंगे, कॉस्ट सेंटर्स के अंदर में यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ नीचे बल्कि हम बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बड़ा ज्यादा है। यहाँ पे मेरे पास असेंबली कॉस्ट सेंटर है, असेंबली, देन उसमें हमें दिया हुआ है फिनिशिंग, एग्जाम के अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंटेनेंस, देन आपको दिया गया है कैंटीन, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इन सब की चीज को कंप्लीट करेंगे। पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा उसकी तरफ चलते हैं। पहला प्रोसेस हमारा है एलोकेशन। एलोकेशन स्टेप 1 इज एलोकेशन। एलोकेशन पहला स्टेप है, तो असेंबली के अंदर एलोकेशन हमने करनी है। बट एलोकेशन करने की चीज है, मैंने लास्ट पार्ट के अंदर ये बताया था, लास्ट क्लास के अंदर ये चीज बताई थी कि एलोकेशन बेसिकली जो कॉस्ट जिस कॉस्ट सेंटर के लिए एज इट इज गिवन होती है बजट के अंदर, उसको एज इट इज गिवन कॉस्ट को चार्ज कर देने के मेथड को
हम क्या कहते हैं, एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, हम लोग उसको एलोकेशन कहते हैं। अब एलोकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इन क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग अगर बजट को देखें तो बजट के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही होगी, क्योंकि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो बजट के अंदर हमें कॉस्ट नजर आ रही होगी जिसकी इनडायरेक्ट मटेरियल का बजट और इनडायरेक्ट लेबर का बजट, जिसको हमने एज इट इज ही उठा के लिख लेना है। बजट के अंदर हमने उठा के लिख लेना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमने ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर को हमने लेना है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल हमें दिया गया है यहाँ पे 7,000 का। इसी तरह फिनिशिंग के अंदर आपको दिया गया है 8,000 का। इसी तरह आपको दिया गया है ये 3,000 का, और देन 2,000 का। फिर इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर का बजट हम लोग अगर देखें तो इनडायरेक्ट लेबर का बजट दिया गया है आपको 1,600 का। देन आपको दिया गया है 2,220 का। देन 11,200 का। देन 1,500 का। ये बजट आपको गिवन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हमने यहाँ पे लिखना है टोटल एलोकेटेड। अब इसके अलावा कोई चीज एलोकेट नहीं हमने करनी, तो टोटल एलोकेटेड ओवरहेड, टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू एक्सेल के अंदर मैं सम का फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ। सम मीन इन दोनों को मैंने ऐड करना है, दोनों का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, तो ये मेरे पास ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे भी हम इसी तरह इक्वल्स टू सम का फंक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर इसको ऐड करना है। अगर आप एक्सेल पे वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ आप इसको ऐड कर सकते हैं, या आप इक्वल्स टू प्रेस करके इस कॉलम को सेलेक्ट करके और शिफ्ट प्लस की की आप डाल के इन दोनों को इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वल्स टू, अगेन हम सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। डबल क्लिक किया हमने सम के फंक्शन के ऊपर और ऊपर जाके दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट किया, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि ये मेरे एलोकेटेड ओवरहेड आ गए हैं। इसके बाद एलोकेटेड के बाद हमें यहाँ पे स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 इज अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन एक ही बार सॉल्व करूंगी। उसकी रीजन ये है कि पहली शीट के अंदर हमें सारी चीजें नहीं पूछी गई। पहली शीट के अंदर सिर्फ हमें इनडायरेक्ट मटेरियल पूछा गया है और इनडायरेक्ट लेबर पूछा गया है और रेंट की अपॉर्चुनिटी पूछी गई है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि उससे हमारी ये दोनों शीट्स कंप्लीट हो सके, ये दोनों शीट्स के आंसर हमें मिल सके। अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी का मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट पार्ट के अंदर भी बताया था, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि अपॉर्चुनमेंट का मतलब होता है कि पार्ट निकालो। पार्ट किस चीज का, कि किस डिपार्टमेंट का कितना पार्ट है। जो जॉइंट कॉस्ट होती है, यानी कि जो इकट्ठी कॉस्ट आ रही होती है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में, उन कॉस्ट सेंटर में से कौन सी कॉस्ट किस में कितनी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट, इसको जॉइंट भी कहते हैं या शेयर्ड कॉस्ट है, जॉइंट शेयर्ड और कंबाइन कॉस्ट होती है, यानी कि इकट्ठी कॉस्ट होती है। उसको बेसिकली सेपरेट करने के, उसको सेपरेट करने के मेथड को हम अपॉर्शनमेंट कहते हैं। अपॉर्शनमेंट मीन्स ये पोर्शन निकालना, किसका कितना पोर्शन है। तो अपॉर्शनमेंट के लिए मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डिपार्टमेंट बेसिस, डिपार्टमेंटल बेसिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिपार्टमेंट बेसिस मल्टीप्लाई बाय शेयर्ड कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय
शेयर्ड कॉस्ट, डिपार्टमेंट मतलब कौन से डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो और उसकी बेसिस क्या है। बेसिस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये सारी नीचे बेसिस का टेबल दिया गया है। टोटल बेसिस यानी कि टोटल चारों डिपार्टमेंट हैं तो चारों डिपार्टमेंट की बेसिस को आपने ऐड कर लेना है। तो वो बेसिस मल्टीप्लाई बाय शेयर्ड कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रेंट है 15,000, जो पूरी बिल्डिंग का रेंट हम पे कर रहे हैं वो $15,000 पे कर रहे हैं। अब $15,000 जो रेंट हमारा जा रहा है, उस रेंट में से असेंबली को कितना जाएगा, फिनिशिंग को कितना जाएगा, मेंटेनेंस को कितना जाएगा, कैंटीन को कितना जाएगा, 15,000 को हम डिवाइड करके इनमें कितना कितना लेके जा रहे हैं। अब हो सकता है कि असेंबली डिपार्टमेंट का एरिया ज्यादा हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक घर लिया है, घर के अंदर ये हमारे घर के 4 कमरे हैं। असेंबली एक कमरा है, फिनिशिंग एक कमरा है, मेंटेनेंस एक कमरा है और कैंटीन एक, ये 4 रूम्स हैं। इन 4 रूम्स में से सबसे बड़ा रूम जो होगा उसका रेंट ज्यादा होगा, उससे छोटा जो होगा उससे उसका थोड़ा कम होगा। जो सबसे छोटा रूम होगा एरिया वाइज हमारा रेंट डिवाइड होगा। तो 15,000 में से हो सकता है कि असेंबली का 4,000 हो, फिनिशिंग का 5,000 हो, मेंटेनेंस का उससे कम हो और कैंटीन का इस तरह से डिवाइड हमने करना है। तो हम फॉर्मूला को अप्लाई करने चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिमेंट करनी है किस चीज की, रेंट की अपॉर्चुनिमेंट करनी है। तो आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। आपको बुक के अंदर से जो बेसिस का टेबल है वो याद रखना है कि किसके लिए कौन सी बेस यूज होती है। अब मैं रेंट की कैलकुलेशन करने जा रही हूँ तो रेंट के लिए आप देखें यहाँ पे सबसे पहली बेसिस दी गई है एरिया स्क्वेयर मीटर। एरिया स्क्वायर मीटर, असेंबली का एरिया गिवन है, फिनिशिंग का गिवन है, मेंटेनेंस का गिवन है, कैंटीन का गिवन है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैंने लेनी है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, डिपार्टमेंट बेसिस। डिपार्टमेंट की बेसिस कितनी है, 1,000। 1,000 डिवाइडेड बाय टोटल डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल। अगर मैं देखूँ तो 1,000 प्लस 2,000 3,000 और दोनों को मिला लें इन दोनों को भी तो ये टोटल बनता है 4,000। ये डिवाइड करना है और इस सारे को डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय शेयर्ड कॉस्ट। रेंट हमारा कितना है, 15,000, $15,000। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है इक्वल्स टू 1,000 divided by 4,000, this one equals to this multiply by 15,000। 15,000 में से इसका पोर्शन निकल आएगा। तो पहला हमारे पास आया है, रेंट की अपॉर्चुनिमेंट आई है 3750, इसके लिए, असेंबली के लिए। इसी तरह हमने फिनिशिंग के लिए कैलकुलेट करनी है तो फिनिशिंग के लिए इसका अपना पार्ट बन जाएगा। फिनिशिंग के लिए जब हम पार्ट बनाएंगे तो फिनिशिंग का पार्ट इस तरह से बनेगा कि, ओके, फिनिशिंग के लिए देखें हमारे पास इधर एरिया बेस क्या है, डिपार्टमेंट की बेस खाली अगर एक डिपार्टमेंट की हम देख लिखते हैं तो वो है 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000। इस सारे को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 15,000 से। 15,000 क्योंकि रेंट है और 15,000 में से किसका कितना हिस्सा बनता है, हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 15,000 में से किसका कितना पार्ट बनता है, हम ये कैलकुलेट करने की, ये जानने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले का तो 3750 बना था, अब हमने दूसरे का कैलकुलेट करना है। दूसरे का हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4,000 से, टोटल बेसिस 4,000 है तो ये आएगा इक्वल्स टू 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15,000 से। तो 15,000 का 75, इसका मतलब ये है कि आपको खुद क्वेश्चन देख के भी समझ आना चाहिए। क्वेश्चन को देख के कैसे समझ आना चाहिए कि मेंटेनेंस का एरिया सबसे ज्यादा है, मेंटेनेंस का एरिया जगह 2,000 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसका रेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगला हम करेंगे, सॉरी फिनिशिंग का 2,000 है ना, फिनिशिंग का ज्यादा होना चाहिए। अगला हमने करना है 500 डिवाइडेड बाय 4,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये आ जाएगा। इसका अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, 500 डिवाइडेड बाय 4,000 ये आया इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 15,000।
तो ये हमारे पास अब बन गया 1875। साथ साथ कैलकुलेशन आपने नोटबुक पे करनी है ताकि आपको पता चले कि ये कैलकुलेशन का आंसर इसी तरह आते हैं या नहीं आते। अच्छा, लास्ट कॉलम है हमारा कैंटीन का। कैंटीन की वर्किंग हम कैंटीन के कॉलम में करेंगे। अभी कैंटीन के कॉलम में चलते हैं। कैंटीन की कितनी परसेंटेज है, क्या रेशियो मिल रही है कैंटीन को? अच्छा जी। तो अगर हम लोग देखें कैंटीन को, तो कैंटीन की भी 500 बेस है। 500 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 15,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 4000, ये आ जाएगा इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाई किया है। अब इस तरफ इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करना रहता था, तो ये दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि बेसिस सेम है। अब यहाँ पे हमने ये चीज देखनी है, आपको अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। यानी कि आपने जो रेंट डिवाइड किया है 15,000, वो पूरा का पूरा सही डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ, ये जानने के लिए आपने इस सारे कॉलम को ऐड कर लेना है। चारों डिपार्टमेंट के जो आंसर आए हुए हैं उनको अगर मैं ऐड करूंगी और ऐड करने पे अगर मेरा आंसर 15,000 आया, तो मैंने बिल्कुल करेक्ट वर्किंग की होगी। मैंने बिल्कुल करेक्ट वर्किंग की होगी। तो इस तरह से इसकी वर्किंग बनती है। अच्छा, रेंट हमारे पास अपॉर्चुन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें अगला इसको अपॉर्चुन करना है। पहला रेंट था, ये हमारे पास कॉस्ट है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं। रेंट हो गया 15,000। 15,000 को कितना कितना पोर्शन आया वो हमने देख लिया। अब अगला हम जज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आप कह दो, वो भी ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी किस पे चार्ज होती है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने बुक में से टेबल कौन सा याद करना है? बेसिस का टेबल सब चीजों के लिए याद रखना है। बेसिस का टेबल आपने सब चीजों के लिए याद रखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी किस पे होती है? किलोवाट आवर्स पे। कितने किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किए? तो किलोवाट आवर्स की हमें बेसिस दी हुई है। सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है। सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रिसिटी को करना है। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अपनी अमाउंट है 10,000 है, और बेसिस हमें दी हुई है 2750 एंड 4500 एंड 1975 एंड 775। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हमारी सबसे पहले देखें, हम लोग असेंबली के नीचे वर्किंग कर रहे हैं, तो असेंबली की बेस यहाँ पे कितनी गिवन है? 2750 डिवाइड कर देंगे टोटल बेसिस पे। तो टोटल बेसिस हमें देखनी चाहिए कि चारों डिपार्टमेंट में कितनी बनती है। 2750 प्लस 4500 प्लस 1975 प्लस 775, ये टोटल बनेगी 10,000। ठीक है। और इसकी कॉस्ट भी जो इलेक्ट्रिक बेसिस का टोटल भी 10,000 आ रहा है, और कॉस्ट भी जो दी हुई है वो 10,000 से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब यह है कि आगे वालों की वर्किंग करने की हमें इस तरह जरूरत नहीं है कि हम इसको जो ऑलरेडी आंसर दिए हुए हम वही लिख सकते हैं। मतलब देखो, अगर 10,000 को 10,000 डिवाइड में और 10,000 मल्टीप्लाई में, मतलब 10,000 आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल करके पीछे आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट। 2750, 2750 डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10,000 बेसिस टोटल है और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की 10,000 है, तो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कैंसिल होकर पीछे 2750 बचेगा। इसका मतलब अगला 4500 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप अगर 4500 को डिवाइड करोगे 10,000 से, और इसी इसी आंसर को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो आप यहाँ पे वर्किंग देख भी सकते हैं कि अगेन 4500 आएगा, इक्वल टू 4500
डिवाइडेड बाय 10,000, ये आया इक्वल्स टू 0.45, मल्टीप्लाई भी हमने 10,000 से करना है, 10,000, तो यहाँ पे देखें अगेन 4,500 आया, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। फिर तीसरा हमारे पास आ जाएगा 1975, मैं इसको आगे ठीक से उठा के लिख रही हूँ क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और 775, क्योंकि 775 को भी अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूंगी, 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो आंसर सेम ही आना है। ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिसिटी की अपॉर्शनमेंट। उसके बाद अपॉर्चुनिमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, मशीन डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम मशीन डेप्रिसिएशन भी कर लेते हैं। मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन डेप्रिसिएशन की बेसिस हमेशा हमने पढ़ा था ये चैप्टर के अंदर कि मशीन डेप्रिसिएशन की बेसिस क्या होती है, मशीन वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ मशीन होती है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखें आपको मशीन वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ मशीन 45,000 असेंबली के लिए दी गई है, फिनिशिंग के लिए 35,000 दी गई है, मेंटेनेंस के लिए 11,000 दी गई है, कैंटीन के लिए 9,000 दी गई है। तो हम इसी तरह ये फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे, जबकि मशीन की डेप्रिसिएशन जो चारों डिपार्टमेंट के लिए जॉइंट कॉस्ट बना के दी गई है वो 5,000 है। चारों डिपार्टमेंट के लिए जो सेम कॉस्ट दी गई है वो 5,000 है। तो 5,000 हम क्या करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस, टोटल बेसिस अगर आप करेंगे ना चारों डिपार्टमेंट की ऐड करेंगे, सॉरी 45,000 नहीं आता, पहला 45,000 बेस है, 45,000 ये असेंबली की बेस उठानी है मशीन वैल्यू, 45,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप इन चारों को ऐड करोगे 45 प्लस 35 प्लस 11 प्लस 1, 45 प्लस 35 प्लस 11 प्लस 9, तो ये आपका 100 बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। 1 लाख को डिवाइडेड बाय आप करोगे 1 लाख, ये जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 5,000। 5,000 से मल्टीप्लाई करने की रीजन क्या है, क्योंकि 5,000 का ही हम पोर्शन निकाल रहे हैं, 5,000 में से ही देख रहे हैं कि असेंबली में कितना आता है, ट्यूशन में कितना आता है, मेंटेनेंस में कितना आता है, और कैंटीन में कितना जाएगा। तो बेसिकली हम 5,000 का पोर्शन में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 100,000 किया, 0.4 आया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5,000 से, क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन 5,000, तो 5,000 का 2,000 आपका असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इसकी वैल्यू अपॉर्शन अपॉर्शन यानी कि पोर्शन इसमें गया। इसी तरह जब मैं फिनिशिंग का करूंगी तो फिनिशिंग का करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, फिनिशिंग का करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेकिन फिनिशिंग की बेस क्या है, फिनिशिंग की आपको मशीन वाली यहाँ पे देखिए मशीन वाली फिनिशिंग की डिग्री दी है 35,000, यहाँ पे मैं करूँगी 35,000 डिवाइडेड बाय 100,000, टोटल बेसिस 1 लाख है, फिर इसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, इस तरह से हमें वर्किंग अपनी को शेयर करानी है हर कॉलम के नीचे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वर्किंग करूँ तो 30,000 divided by 20,000 multiplied by 5,000 equal to 35,000 divided by 100,000, 8 लाख, ये आएगा इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो 1750 मिनट का फायदा। इसी तरह हम इधर वर्किंग करेंगे, अगली हमारी मेंटेनेंस की बेस कितनी है, 11,000 डिवाइडेड बाय 1,700,000, इसके आंसर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन की 5,000 है। इसी तरह अगली आप करेंगे 9,000, बेसिस कितनी है 9,000 की, डिवाइडेड बाय
तो डिवाइडेड बाय 100,000, 1 लाख, इसके आंसर को आपने डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 5,000 से। तो यहाँ पे मैं इसको यकीन वैल्यू भी कर लेती हूँ। ये 11,000 और 9,000 मैंने कहाँ से उठाया? 11,000 और 9,000 क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिस दी गई है। मशीन डेप्रिसिएशन की बेस मशीन वैल्यू होती है। मशीन डेप्रिसिएशन की बेस मशीन की वैल्यू होती है, और मशीन की वैल्यू के हिसाब से ही चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इक्वल टू 11 था, वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिपार्टमेंट की बेस मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट टीम की डेप्रिसिएशन इकट्ठी दी गई है, तो फॉर्मूला इसमें से निकालनी है कि एक एक डिपार्टमेंट की अलग अलग से कितनी रहती है। 5,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इसका करेंगे 9,000 इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाय 8 है, इसको मल्टीप्लाई 5,000। तो अगर हम लोग देखें, जिस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे कम बेस है उसके अंदर सबसे कम डेप्रिसिएशन है, जिसके अंदर ये वाली मूवी को 16,000 equals to 11,000 divided by 100,000, ये है equals to this multiplied by 5,000, ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका सम अगर हम लोग करें तो टोटल सम हमारा आंसर 5,000 में होना चाहिए, तब हमारी वैल्यू 3,30,000। इसको डिवाइडेड में 35 डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5, करेंगे तो कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारा जितनी जितनी मेरे पास इनके इस डिपार्टमेंट के बीच इसका सम 5,000 आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल वर्किंग है। ये हमारे हो गए अटैचमेंट ओवर मैनेजमेंट डिसीजन के अलावा से कुछ अटैचमेंट करने के लिए नहीं जाता क्वेश्चन के अंदर। इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर को ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे मशीन डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट की अपॉर्चनमेंट कर ली है ऑन देयर बेसिस। इसके अलावा अगर हम लोग क्वेश्चन में जाएं तो अब कुछ पीछे रह नहीं गया जिसकी हमने कोई अपॉर्चनमेंट करनी है। यहाँ पे बेसिकली टोटल कॉस्ट जो बजट की थी वो हमें ये वाली लेके जानी थी। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी हम ले चुके हैं, रेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी ले चुके हैं, मशीन डेप्रिसिएशन हम लेके आ चुके हैं, इनडायरेक्ट लेबर लेके आ चुके हैं, डायरेक्ट लेबर। क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं ओवरहेड्स की, तो डायरेक्ट लेबर का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी रीजन ये है कि डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट होती है और हम वर्किंग ओवरहेड की कर रहे हैं, तो ओवरहेड की वर्किंग के लिए हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस कॉलम इस शीट को वो करना है, इस शीट को आपने क्या करना है, फुलफिल करना है। बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी हमें गिवन था,
इनडायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन के अंदर बजट के अंदर गिवन था, असेंबली का हमने लिया 7,000, सॉरी 7,000 ये वाला, और उसके बाद फिनिशिंग का था 8,000 ये वाला, देन 3,000 और 2,000, 3,000 एंड 2,000। आप इसको टोटल करोगे, 8 and 7 15 और 3 18 into 20,000। अब आप आंसर को मैच करते हो, ये 20,000 है, और यहाँ पे हमारे बजट में भी ये टोटल बजट के अंदर भी इस सारे को अगर हम लोग सम करें, यहाँ पे भी हम देखें तो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना था, 20,000 का। अलग अलग डिपार्टमेंट में बताया था, तो टोटल 20,000 को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम रेंट की वर्किंग देखें तो रेंट हमारे पास कितना है, रेंट हमारे पास था 15,000। तो 15,000 को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमने जैसे जिस बेसिस के ऊपर एरिया बेसिस हमारे पास था, एरिया बेसिस, तो रेंट हमने किस तरह से डिवाइड किया, 3750 असेंबली को गया था, ये वाली वर्किंग्स हमने उठा के लिखनी है, ये वाली वर्किंग्स 3750 असेंबली को गया, 7500 फिनिशिंग को गया, अच्छा 1875 हमारा मेंटेनेंस को गया, और 1875 हमारा कैंटीन को गया। इस तरह से हमने लिखना है। इनडायरेक्ट लेबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर की वर्किंग मैंने आपको करके दी हुई है। ये आपको 8600 यहाँ पे लगा, यहाँ पे 1220 लगा, यहाँ पे 14200 लगा, यहाँ पे 3500 लगा। तो अगर आप इस सारे कॉलम का सम करेंगे तो इनडायरेक्ट लेबर की ये आंसर आना चाहिए 16,520। और अगर आप रेंट का कॉलम ऐड करेंगे तो रेंट के कॉलम का आंसर आना चाहिए 15,000। तो ये शीट हमारी ऐसे कंप्लीट होगी। और अगर हम इस शीट की कंप्लीशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस और सॉरी इलेक्ट्रिसिटी मशीन डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट लेबर हमने करना है। इनडायरेक्ट लेबर अगेन हम वही लिख लेंगे, इनडायरेक्ट लेबर ऊपर अभी हमने लिखा है 8600, 1220, देन 14, ओहो वर्किंग मैंने पीछे से लिखना शुरू किया, असेंबली के नीचे, असेंबली के नीचे आ जाएगा 8600, उसके बाद फिनिशिंग के नीचे आ जाएगा 1220, ये वाली वर्किंग हमने लिखनी है, ये वाली 8600, 102, सॉरी 10220, देन 14,200, देन 3,500 इन डिपार्टमेंट के नीचे, और टोटल उनका आप फिर कर लोगे जितना आता है 16,520। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की है तो इलेक्ट्रिसिटी की ये वाली टोटल लिखेंगे, ये वाली 4 डिपार्टमेंट की। असेंबली के नीचे हम अगर देखें तो असेंबली के नीचे इलेक्ट्रिसिटी कितनी चार्ज हुई है, 2750। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिनिशिंग के नीचे आई है, फिनिशिंग के नीचे आ रही है 7,500, मेंटेनेंस के नीचे आ रही है 1875। तो यहाँ पे भी मैंने दूसरी तरह लिख लिया है, क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। अच्छा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 2750, यहाँ पे आ जाएगी 4,500, उसके बाद आ जाएगी 1975, उसके बाद 775। उसके बाद हम लोग अगर मशीन डेप्रिसिएशन की बात करें तो मशीन डेप्रिसिएशन के लिए मुझे कॉलम नीचे देखना पड़ेगा। यहाँ से हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, अगेन मैंने उल्टा लिख दिया था, 2750 पहले कॉलम में, दूसरे में आ जाएगा 4,500, तीसरे में आ जाएगा 1975, चौथे में आ जाएगा 775, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी हमें दी हुई है 15,000, जिसमें भी हमें दी हुई थी 10,000 पूरी, तो इतनी दिखनी है। मशीन डेप्रिसिएशन की हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी
2250, then 1750, then 550, then 450। तो इसका सम करके हमें यहाँ पे लिखना है 5। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर का कॉलम हमें यहाँ से उठाना है 8600 के बाद 10220, then 14200, then 3500। तो इनडायरेक्ट लेबर का कॉलम भी हमें 16,220 जितना भी बन रहा था वो टोटल करना है। इस तरह से हमने वर्किंग करनी है। ये हमारा प्रोसेस था एलोकेटेड और अपॉर्चन ओवरहेड। और एलोकेटेड और अपॉर्चन ओवरहेड करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ऐड करना है 4 डिपार्टमेंट के। ये वाला कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया था सिर्फ टोटल सम बताने के लिए। यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल एलोकेटेड एलोकेटेड एंड अपॉर्शनड ओवरहेड। एलोकेटेड भी और अपॉर्शनड भी, इसका मतलब ये है कि ये जो इनका सम आया हुआ है तो वो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर हम ये जो कॉलम लेके जाएंगे ये वाला नहीं लेके जाएंगे, तो टोटल एलोकेटेड ओवरहेड है। टोटल समान 1600 वाला कॉलम लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1600, 220, 11200 और 1500 ये वाला कॉलम लेके जाना इनडायरेक्ट लेबर का। ये वाला कॉलम, ये तो टोटल था ना, टोटल एलोकेटेड। अब हमने ऐड करना है टोटल एलोकेटेड और अपॉर्चमेंट ओवरहेड के अंदर। जब हम असेंबली डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे हमें ऐड करना है क्या, एलोकेटेड कितने, 8600, ये एलोकेटेड का आंसर आ रहा है। इसमें हमने ऐड करने हाईलाइटेड आंसर 3750 प्लस 2750 प्लस 2250। ये चारों आंसर मिला के टोटल एलोकेटेड एंड अपॉर्शनड ओवरहेड आ जाएंगे फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। इसी तरह फिनिशिंग के लिए हमने करना है तो फिनिशिंग का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा था 10220। ये एलोकेटेड थे प्लस हाईलाइटेड कितना है 7500 प्लस 4500 प्लस 1750। ये चारों आंसर ऐड करने के बाद फिनिशिंग के एलोकेटेड एंड अपॉर्चुनिटी ओवरहेड आ जाएंगे। इसी तरह जब मेंटेनेंस की बात आएगी तो ये वाला कॉलम, इसमें आप ये हाईलाइटेड आंसर, ये हाईलाइटेड आंसर एंड देन ये हाईलाइटेड आंसर करोगे, यहाँ पे उसका सम आ जाएगा। इसी तरह आप ये वाला कॉलम, इसका टोटल, और ये कॉलम हाईलाइटेड, ये कॉलम हाईलाइटेड और ये हाईलाइटेड यहाँ पे करोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा टोटल एलोकेटेड एंड अपॉर्शन ओवरहेड, क्योंकि आपने काम करके यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा री अपॉर्शनमेंट। री अपॉर्शनमेंट, री अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे। होप तो आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। फाइनली वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।